बच्चों वापस MCQ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहे हैं कि जब एक बबल को चार्ज करते हैं, बबल या बलून कुछ भी हो सकता है, जो भी फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए, चार्ज करते हैं तो क्या होता है? तो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से हर एटम दूसरे एटम को रिपेल करेगा लाइक चार्ज होने की वजह से, और वो फिर उसका साइज वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज की में भी बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज में भी बढ़ेगा। क्वेश्चन 6 के अंदर ये दे रखा है कि एक स्फेयर है, उसमें Q चार्ज पुट किया हुआ है और उसमें से कितना फ्लक्स इमर्ज हो रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन। ये आप जानते हो, तो गॉस थ्योरम है। अब ये कह रहा है कि रेडियस उसकी कर दें कम, ठीक है। तो इस वाले स्फेयर का फ्लक्स था इतना, इस वाले स्फेयर का फ्लक्स कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स की कैलकुलेशन में साइज कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये बात बार बार अपने रिपीट हो रही है कि गॉसियन सरफेस का जो क्लोज सरफेस है उसका साइज छोटा बड़ा होने से यदि चार्ज पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, चार्ज का जो अमाउंट है उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फ्लक्स के अमाउंट पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और एक और बात कि इस सरफेस के साइज शेप के छोटे बड़े होने से, साइज और शेप चेंज होने से चार्ज के अमाउंट पर फ़र्क पड़ रहा है, तो फ्लक्स में फ़र्क पड़ेगा। आप अपने वर्कशीट के न्यूमेरिकल को याद करो। आप सोचो कि ये एक चार्ज है, ये एक लीनियर चार्ज है और इसको ये एक क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो बताओ सरफेस 1 या सरफेस 2, क्या दोनों सरफेस के लिए Q का वैल्यू सेम है? तो आप कहोगे नहीं, सरफेस 2 के अंदर जो चार्ज है वो इतना बड़ा, इतनी लेंथ का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर चार्ज ज़्यादा होगा। सरफेस नंबर 1 में केवल इतनी सी लेंथ का चार्ज अंदर है, एनक्लोज्ड है, उस पर चार्ज कम होगा। तो फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है गॉसियन सरफेस की साइज़ पे, ठीक है ना। तो अपने कहा भी था ये कि गॉसियन सरफेस की शेप एंड साइज़ पर फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इस बात को समझो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये फॉर्मूला अपना काम आएगा। इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए स्फेयर। फॉर्मूला ये होता है और ये अपने नोट्स में अपन देख भी चुके, ठीक है ना। कंडक्टर स्फेयर के सेकंड पॉइंट में सरफेस में K 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। R² को इधर उधर किया, मतलब एप्सिलॉन को साइड में बिठा लिया, तो 4 पाई R² क्या हो गया? व्हाट इज दिस? एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फेयर। चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों जो स्फेयर्स हैं उनका सिग्मा सेम है। सिग्मा सेम है तो फील्ड भी सेम होगा, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशो क्या होएगा? 1:1। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 ये बोल रहा है कि यहाँ तक मत जाओ, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि बोथ स्फेयर्स हैव सेम चार्ज, इक्वल चार्ज इक्वल हैं, तो क्या होगा? E1/E2 is equal to KQ/R² डिवाइडेड बाई KQ/R²। इसमें 1 और 2, फर्स्ट स्फेयर सेकंड स्फेयर, 1 2 1 2 किसके लगाओ? Q, चार्ज तो सेम है, और R1 R2 रेडियस डिफरेंट है, K तो कैंसिल होकर के और ये आ जाएगा R2/R1²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका रेडियस कितना है? इट इज़ गिवन B and A।
इट इज़ योर आंसर। बच्चों क्वेश्चन 11 रॉन्ग है और इसको अपन लोग मैं वर्कशीट में ठीक करके दूंगा, ठीक है ना, वर्कशीट में इस क्वेश्चन को डाल दूंगा मैं। 11 क्वेश्चन रॉन्ग है एमसीक्यू का। बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या बोल रहा है कि कार के ऊपर बिजली गिर गई तो क्या करेंगे आप। देखो कार लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, चार्ज, यानी कि आपके कार की जो बॉडी है उस पर चार्ज आकर के फॉल हो गया, गिर गया, तो चार्ज कहाँ रहेगा, आउटर सरफेस पर, क्योंकि आपकी कार काहे की बनी है, मेटल की। और मेटल यानी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पर वो स्टे करता है। अंदर चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा और चार्ज भी नहीं होगा। जो कुछ भी बैड इफेक्ट कर पाएगा चार्ज, उससे ये बंदा सेफ रहेगा यदि अंदर ही बैठा रहे तो, है ना। इसीलिए देख रहे हो आप लोग ये मुस्कुरा रहा है क्योंकि ये सेफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे, ठीक है ना, आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। इसका आंसर ये है कि कुछ नहीं करेंगे, अंदर बैठे रहेंगे। जब तक अंदर बैठे हैं तब तक सेफ हैं, ठीक है ना, क्योंकि अंदर चार्ज एंटर हो ही नहीं सकता, चार्ज भी एंटर नहीं कर सकता और चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर एंटर नहीं कर रहा। लेकिन ये बंदा जो था बदमाश था, इसने अपनी बात सुनी नहीं और क्या किया, इसने नीचे उतरने लगा, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा ये उतर करके और भाग रहा है, ठीक है। जैसे ही इसकी बॉडी ने कार और अर्थ दोनों को टच किया एट द सेम टाइम, इफ ही makes contact with the body of the car and the earth, the ground, then he allows the charge to flow through his body। जैसे ही वो कार से नीचे पैर रखता है, उसने अपना बॉडी का, अपने हाथ तो टच कर रखे हैं कार पे और पैर जो है ना जमीन के टच कर रखा है उसने, तो कार का सारा चार्ज है वो उसकी बॉडी के थ्रू फ्लो होने की कोशिश करेगा। वो अपनी बॉडी को अवेलेबल करा रहा है कि उसके थ्रू, बॉडी के थ्रू चार्ज फ्लो हो जाए, ठीक है। जितनी देर तक उसके बॉडी में से चार्ज फ्लो होगा, कार का चार्ज बॉडी के थ्रू उस अर्थ के अंदर फ्लो होगा, उतनी देर तक के लिए उसको शॉक लगेगा और वो टाइम ड्यूरेशन होगा हार्डली मिली सेकेंड्स तक का, ठीक है। तो उसको शॉक लग सकता है और वो जो है उसका लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है यदि वो चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हुआ तो, ठीक है, ओके। यदि फिर भी उसको उतरना ही हो, यदि वो उसने सोच ही लिया कि मुझे अब कार में से उतरना ही है, तो उसको क्या करना चाहिए। इमरजेंसी है, सपोज वो कार में से उतरना चाहता है, तो उसको जस्ट उस कार में से जंप करके उतरना चाहिए, कार में से जंप करके, ठीक है। कार में से वो जंप करके आना चाहिए, यानी कि जंप करने का मतलब क्या है, पहले उसने कांटेक्ट कार से छोड़ा और फिर ज़मीन को कांटेक्ट करेगा वो, ठीक है ना। सेम टाइम पर उसने कार और अर्थ को कांटेक्ट किया तो शॉक लगेगा, ये बात। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। तो जो बुक में क्वेश्चन पूछा है उस पर अपन लोग बाद में जाएंगे, पहले खूब एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मज़ेदार है। देखो 2 वायर हैं, रेड और ब्लैक, उनके ऊपर चार्ज है, ठीक है। दोनों का चार्ज का वैल्यू λ1 और λ2 है। दीज आर चार्ज डेंसिटीज़। λ1 कूलम पर मीटर,
λ2 कूलम पर मीटर। दोनों पर चार्ज है, दोनों के बीच में दोनों पैरेलल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है ना। ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। मैं कह रहा था क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग बाद में जाएंगे, अभी देख ही नहीं रहे क्वेश्चन को। देखो पॉइंट डी जो इनके बीच में कहीं भी है, ठीक है, ये लाइन कौन है? इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। पॉइंट डी जो इस लाइन पर कहीं भी है, यहाँ पे बीच में हो सकता है, कहीं भी है, ठीक है। पॉइंट डी पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या रखूँगा मैं? E1, ठीक है। पॉइंट डी पर E1 की डायरेक्शन किधर है? ठीक है, एरो किधर जा रहा है? परपेंडिकुलर एंड अवे। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग प्रूव कर चुके हैं परपेंडिकुलर जाता है और पॉजिटिव है इसलिए अवे जा रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट पर इस वाले वायर का फील्ड, ये E2 वाला एरो किधर जा रहा है? अगेन परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम इट्स चार्ज, ठीक है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? सब्ट्रैक्शन से आएगा, E1 माइनस E2, लार्जर माइनस स्मॉलर, ठीक है। दोनों इक्वल हुए, बाय चांस पॉइंट की पोजीशन कुछ ऐसी हुई तो जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। और इन सब के बीच में बात करें कि इस E का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इस टॉपिक में जा कर के देखें इस E का फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा अपॉन r। ये तो काफ़ी बाद में काम आएगा, ये तो मेन चीज़, ये डिसीजन लेना तो ये है ना। फॉर्मूले बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि ये दोनों वेक्टर्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। कौन सा पॉइंट चूज करें? सपोज सी, ठीक है। एक चीज़ स्किप हो गई, सपोज, चलो ठीक है, पहले पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। पॉइंट सी पर ब्लैक वाला एरो किधर होगा? विच इज़ E2 एंड रेड वाला एरो भी इधर होगा। ये दोनों एरो किधर जा रहे हैं? अपने अपने चार्ज से अवे जा रहे हैं। ये दोनों ऐड होंगे और सेम होगा पॉइंट E पर, ये दोनों भी ऐड होंगे। E2 और E1 दोनों एरो अवे जा रहे हैं अपने अपने चार्जेस से, ये दोनों भी ऐड होंगे। सपोज इस पे चार्ज, किसी एक पर चार्ज नेगेटिव होता, ठीक है ना, हो तो सकता था ना, बिल्कुल चार्ज। तो अब वापस आ जाओ, बोलो E2 का डायरेक्शन किधर? ये एरो किधर जा रहा है? अपने वाले चार्ज के पास की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर तो होगा पर पास की तरफ। और रेड वाला वो तो पॉजिटिव से अवे, E2 का E1 का एरो किधर जा रहा है? पॉजिटिव से अवे। तो ये बात है। अब की बार ये दोनों ऐड होंगे, ओके। अब आइए आप अपने क्वेश्चन पे, बुक में जो क्वेश्चन पूछा है उस पे आ जाओ, बाकियों को अपन लोग साफ कर देते हैं, अपने को ज़रूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है ना। और मैं आपको क्वेश्चन में जितना पूछा उससे ज़्यादा बताता हूँ, तो आप टेंशन मत ले लेना, ठीक है ना। आप ध्यान रखना कि मैं जो आपको आंसर दे रहा हूँ उसमें से कितना हिस्सा आपका क्वेश्चन का आंसर है। यूँ नहीं कि आप इस मेरी बात को एग्ज़ाम में भी फॉलो करो और आपको पूछा है इतना सा और बता दो 2 गुना 4 गुना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए, ओके। तो एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस क्वेश्चन 12 के साथ कनेक्टेड है, और वो ये मैं पूछ रहा हूँ आपको कि बताओ पॉइंट सी पर नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं। मैं काउंटिंग पूछ रहा हूँ, हाउ मैनी फील्ड्स आर देयर एट पॉइंट सी। तो आप कहोगे 2 हैं, अभी बात तो कर चुके हैं, 2 हैं, ठीक है। आप बताओ पॉइंट ए पर कितने फील्ड्स हैं। तो बहुत ज़ोरदार और इंटरेस्टिंग बात यह है, पहली बार सुन रहे हैं अपन लोग इस बात को कि पॉइंट ए पर केवल एक फील्ड है, ओनली 1 फील्ड इज देयर एंड विच इज़ ड्यू टू द ब्लैक 1 वायर। ये जो काले वाला वायर है, जो λ2 इंटेंसिटी, λ2 चार्ज वाला जो वायर है, केवल उसकी वजह से फील्ड होगा पॉइंट ए पर। क्या लॉजिक है? कोई भी बॉडी, ठीक है, ये अपने
थ्योरी पढ़ाते टाइम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये बात नहीं हुई, मान लो कि मेरे से स्किप हो गई। वो क्या, कोई भी चार्ज बॉडी जहाँ पर सिचुएटेड है, जहाँ पर वो बॉडी है, उस जगह पर फील्ड पैदा नहीं करता। काफ़ी फंडामेंटल सेंटेंस है, ठीक है। आप तो नोट्स के अंदर जो है ना लिख लेना उसको मार्जिन के ऊपर कहीं साइड में इस बात को, क्या कि कोई भी चार्ज जिस जगह बैठा हुआ है अपने नीचे फील्ड पैदा नहीं करता, ठीक है। इसको हिंदी के अंदर कहावत में क्या बोलते हैं, दिया तले अंधेरा, ठीक है ना। दिए के नीचे अंधेरा होता है, ठीक वैसे ही चार्ज के नीचे फील्ड नहीं होता, उसको खुद के फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए पर इस λ1 की वजह से फील्ड नहीं होगा, पड़ोसी की वजह से तो होगा, उसमें तो कोई रोक टोक ही नहीं है। और पॉइंट सिमिलरली पॉइंट बी पर λ1 की वजह से फील्ड नहीं होगा और λ2 की वजह से फील्ड नहीं होगा। मतलब शॉर्टकट में बात करें, पॉइंट ए पर केवल एक फील्ड है, ठीक है। पॉइंट ए पर फील्ड कितना है, ये फॉर्मूले को लेके आओ। पॉइंट ए पर फील्ड कितना है, के λ2/r, ठीक है। डिस्टेंस तो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r है। लेकिन नोटिस ये करना है कि पॉइंट ए पर λ2 का फील्ड है और पॉइंट बी पर λ1 के वजह से फील्ड है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप इस जगह पर ये यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट ले लो, इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसकी लेंथ कितनी है, सपोज dl, उसका चार्ज कितना है, सपोज dq, ठीक है। इस फ्रैक्शन पे जो कि पॉइंट के रूप में है, ठीक है ना। फ्रैक्शन हमेशा पॉइंट चार्ज होता है। इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ। F इक्वल टू, हमेशा आप फोर्स का फॉर्मूले जो है बोलोगे, एक तो K Q1 Q2/r², कोलॉम्स लो, लेकिन K Q1 Q2, Q1 और Q2 कौन है, दो पॉइंट चार्जेस के लिए है। ये फोर्स का फॉर्मूला केवल अलाउड है पॉइंट चार्जेस के लिए। और मैंने बताया था पिछले टॉपिक्स में, लेक्चर्स में, वीडियोस में, कि ये फॉर्मूला यदि किसी बड़े साइज़ की बॉडी के लिए यदि अलाउड नहीं है, केवल एक चीज़ के अलाउड है, वो है स्फेयर, ठीक है। बड़ी साइज़ की बॉडीज़ में ये दोनों बड़े बड़े चार्ज हैं, ठीक है, बड़े बड़े चार्ज हैं। ये फॉर्मूला केवल बड़े पॉइंट चार्ज के लिए अलाउड है, तो ठीक है। तो ये अलाउड ही नहीं है, पहले बात तो इसको हटा दो। एक फोर्स का फॉर्मूला और है, इसमें भी ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज होना ज़रूरी है, इसमें भी ये चार्ज पॉइंट चार्ज होना ज़रूरी है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर चला गया। EA इक्वल टू 2K λ/r, और इसमें EA क्या है, पॉइंट A पर फील्ड, ये λ2 की वजह से है, और पॉइंट B पर फील्ड 2K λ1, पॉइंट B पर फील्ड λ1 की वजह से है। ओके, वापस आ जाएं इस बात पे। F इक्वल टू QE बहुत फेमस फार्मूला है, कितनी बार काम में आ रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये चार्ज कौन है, इस चार्ज का पॉइंट चार्ज होना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में भी मैं बोला था, इस चार्ज का पॉइंट चार्ज होना ज़रूरी है, ठीक है। दोबारा सुने इस पूरे फॉर्मूले की कहानी। ये फोर्स कौन है, इस चार्ज पे लग रहा है, और ये फील्ड इस चार्ज ने पैदा किया नहीं है, ये फील्ड है किसी दूसरे बंदे ने पैदा किया है। अब सुने, ये चार्ज कौन है, ये चार्ज कौन है, इस फ्रैक्शन का चार्ज है जिसको मैं बोल रहा हूँ dq। आप इसको dq1 बोल दो तो बेटर होगा, ठीक है ना।
इसको dq1 बोलेंगे और यहाँ वाले फ्रैक्शन के चार्ज को dq2 बोल देंगे, ठीक है। और ये फील्ड किसने पैदा किया? दूसरे ने। ये बात को ध्यान रखना, दूसरे ने पैदा किया। किस पॉइंट पर है? पॉइंट ए पर। कौन सा पॉइंट है ये? जिस पे ये चार्ज रखा हुआ है, dq1 चार्ज जहाँ रखा हुआ है, dq1 चार्ज जहाँ रखा हुआ है उस जगह का फील्ड है ये, जो पैदा किसने किया? पड़ोसी ने पैदा किया है। ये क्लियर है? यदि आपको है, इतने चीज़ें आपके क्लियर हैं तो आप जो है फिर तब जा कर के कह सकते हैं कि हाँ अब मज़ा आ गया, ठीक है ना। वरना तो फॉर्मूले तो कोई भी याद कर लेगा, ठीक है। अब एक और बात कि इस λ1 का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। चार्ज अपॉन लेंथ होता है लैम्डा का फॉर्मूला। कौन सा चार्ज? ये वाला चार्ज। इसका चार्ज कितना है? dq1। इसकी लेंथ कितनी है? dl। यहाँ से dq1 का फॉर्मूला बताओ ना, कितना आएगा? λ1 × dl। EA का फॉर्मूला कितना है? 2k λ2 r। फाइनल इनको रीअरेंज करें, 2k λ1 λ2 अपॉन r, और क्या रह गया लिखना? dl। उस dl को मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ, और इसको आप क्या बोलोगे? द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया? ये आपका पता करना था, लेकिन आपका अभी क्वेश्चन हुआ है अधूरा। सेम चीज़ आप पता, ये किस पे फोर्स निकाला आपने? फर्स्ट वाले वायर के पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकाला। सेम चीज़ आप रिवर्स करोगे, ठीक है ना। इस पर फोर्स निकालोगे इसकी वजह से। ये कौन है? फ्रैक्शन है। कितनी लेंथ है इसकी? dl है। इस पे चार्ज कितना है? dq2 है। इस पे फोर्स का वैल्यू कितना है? df2। जिस पे फोर्स पता कर रहे हैं उसी का चार्ज आएगा और पड़ोसी का फील्ड आएगा। इस बात को माइंड में सेट कर लो। तो यहाँ पे चार यूं और ये यूं, आंसर सेम आएगा। ये आंसर सेम क्यों आ रहा है? ये तो थर्ड लॉ है कि इसका इस पे फोर्स और उसका इस पे फोर्स, दोनों को एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं, दोनों इक्वल ही तो होते हैं। थर्ड लॉ है ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों, चार्ट बॉडी कौन है? चार्ट बॉडी है पैरेलल शीट, पैरेलल प्लेन है, प्लेन शीट है, सरफेस है, ठीक है। तो मैंने डायग्राम के अंदर आपको ऐसे क्यों लाइन क्यों बनाई हुई है? जैसे कोई वायर हो, तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि ये क्या है? शीट है, सरफेस है। आप इसको किनारे से देख रहे हो तो आपको केवल इसकी थिकनेस दिखाई देगी, और यदि ये बहुत पतली सी है तो आपको थिकनेस कैसी दिखाई देगी? बहुत, बस एक लाइन दिखाई देगी। तो आप समझो इस बात को कि ये है तो सरफेस, आपको केवल इसका सरफेस का किनारा दिखाई दे रहा है। तो ये सरफेस को साइड में से देखेंगे तो केवल किनारा किनारा दिखाई देगा। ये वायर नहीं है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बुक में जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। इसको +σ1 कूलाम पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। चार्ज डेंसिटीज प्लस एंड माइनस रेस्पेक्टिवली, ये मिसप्रिंट हो गया। पूरा लिखें +σ1 कूलाम पर मीटर स्क्वायर एंड -σ2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे σ1 एंड σ2 तो मैं अपनी इच्छा से बोल रहा हूँ। ये दोनों का वैल्यू यदि इक्वल हुआ तो फिर बाद में बात करेंगे। अभी तो शुरुआत है, ठीक है ना। इसके अंदर भी अपन लोग बहुत इधर उधर की बात करेंगे। तो आप बताइए कि पॉइंट ए पर, चलो पहले अपन लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मांग रहा है उसको बात कर लेते हैं, इधर उधर की बात बाद में करेंगे। बताइए पॉइंट पी पर, बताइए मेरे को पॉइंट पी पर किसका फील्ड ज़्यादा होगा, σ1 का या σ2 का?
तो आपका मन में क्या आएगा कि भाई इसके तो ये पास में है तो इसी का फील्ड ज़्यादा होगा, ये तो दूर है इसका फील्ड कम होगा, सिग्मा 2 का फील्ड कम होगा। मेरे को ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसमें डिस्टेंस का कोई फैक्टर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? आप कहोगे नहीं, इस फॉर्मूला को देख करके कहोगे नहीं। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है क्या कि आप ये बोलो ही मत कि ये पास में है तो फील्ड ज़्यादा होगा, दूर और पास का कोई मसला ही नहीं है। चलो आगे बात करें। तो पॉइंट पी कहीं भी हो जाएगा, फील्ड जो भी होगा होना होगा। बोलिए इस चार्ज का फील्ड की डायरेक्शन किधर है? और ये बोलिए बोलिए क्या बोलिए E1 का एरो किधर जा रहा है? अपनी वाली सरफेस से अवे। E2 का एरो किधर जा रहा है? अपनी वाली सरफेस से नेगेटिव सरफेस के पास की तरफ जा रहा है। ये नेगेटिव चार्ज के पास जा रहा है, ये एरो जा रहा है अपनी वाली से पॉजिटिव से अवे जा रहा है। ठीक है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के पास की तरफ। ओके, इन दोनों का डायरेक्शन कैसा हो रहा है? सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड होंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आएगा। ठीक है, ये बात। यहाँ पर आप E1 और E2 का वैल्यू पुट करें, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू अब मैं साइन पुट नहीं करना, इस बात को ध्यान रखो। बेशक इसके पास पॉजिटिव साइन है, इसके पास नेगेटिव साइन है, इसके पास नेगेटिव साइन है, लेकिन अभी साइन पुट नहीं करना, क्योंकि आपने इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड किया है। डायरेक्शन कंसिडर कर लिया तो साइन कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्शन कंसिडर कर लिया है अपन ने, इस बात को ध्यान दो। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, उनमें भी ऐसी बात हुई थी। और अब तो हमेशा याद रखो कि आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनकी डायरेक्शंस को कंसिडर करते हुए उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने का डिसीजन आप किस हिसाब से लोगे? डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है ना, और किसी साइन के हिसाब से नहीं लेंगे अपन लोग, डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखो, डायरेक्शन सेम है तो ऐड होंगे, भले ही वो फील्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह के चार्ज से पैदा हुए हों, किसी भी तरह के नेचर के चार्ज से पैदा हुए हों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन सेम है तो ऐड ही होंगे। डायरेक्शन अपोजिट है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, चाहे किसी भी नेचर के चार्ज से वो पैदा हुए हों। तो चार्ज का साइन कभी नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में। ठीक है ना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। ठीक है, आगे बात करें। ये आपका क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन में जो है इसका मेरे को पता नहीं आंसर इसका है कि नहीं, चलो कोई नहीं। हाँ यस, आंसर दिख गया मेरे को। तो क्वेश्चन के अंदर जो है वो ये है, सिग्मा सिग्मा का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम दे रखा है तो वो कोई इशू नहीं है। सेम है तो सेम हो जाएगा, नहीं है तो नहीं। अपन लोग क्वेश्चन से बाहर आते हैं। पॉइंट ए, बोलिए पॉइंट ए कहाँ पर है? दोनों के से बियॉन्ड है, दोनों के बाहर की तरफ है, आउटसाइड है, आउटसाइड में है एक पॉइंट। इस पर इस फर्स्ट वाली सरफेस का फील्ड किधर होगा? ठीक है, बोलो। E1 किधर जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज से अवे। और नेगेटिव सरफेस का जो फील्ड है E2 किधर जा रहा है? उसके पास की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब E नेट क्या आएगा? यह आएगा, दोनों अपोजिट हैं इसलिए माइनस आएगा। और यदि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हुई तो फिर जीरो आएगा। ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी यदि सेम हुई तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा।
ये बात है। अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन 1 पे आ जाओ। एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर इतना फ्लक्स एंटर कर रहा है, इतना बाहर आ रहा है, तो नेट फ्लक्स सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। ठीक है, फाई आउट माइनस फाई इन करोगे, इसका उल्टा नहीं करना है, ध्यान से सुनो इस बात को। ठीक है, इसका उल्टा नहीं करना है, क्योंकि जो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, प्लस 800 माइनस जो फ्लक्स एंटर कर रहा है उसको नेगेटिव लिया करते हैं, जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो उसको पॉजिटिव लिया करते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था अपन ने। नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस है वो एंटर करती है, तो जैसा चार्ज, ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, क्यू पॉजिटिव तो फाई भी पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव तो फाई भी नेगेटिव। ठीक है ना, ये बात। और पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से फ्लक्स निकलता है, तो निकलने वाले फ्लक्स को आप पॉजिटिव बोलोगे। ठीक है, तो ऐसा करके आपको फाइनाइट आ गया। एक और फॉर्मूला है फ्लक्स का, वो है ये गॉस थ्योरम। तो जब आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा, उससे आप इस फॉर्मूले से फिर आप क्यू कैलकुलेट कर लोगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम देखिए, एक स्फीयर है, ठीक है, और उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसके आउटसाइड 2 पॉइंट हैं। ठीक है, ई बी पॉइंट बी जिसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ई बी का वैल्यू कितना गिवन है, 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ई बी का वैल्यू आपको गिवन है, आपको ई ए पता करना है। तो ई बी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो है आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 20, आर का वैल्यू 20 पुट करेंगे, आर का वैल्यू 20 पुट करके और आप के क्यू का वैल्यू निकाल लो। इस वाले फॉर्मूले आर का वैल्यू कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। वो के क्यू का वैल्यू यहाँ यूज़ कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। और इसके अंदर अपन लोग और स्टाइलिश वे में और कर सकते हैं। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ई ए अपॉन ई बी, के क्यू कैंसिल हो जाएगा, और आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर। फिर ये जो आया ई ए अपॉन ई बी क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, आर बी और आर ए का वैल्यू आपको गिवन है 20 और 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे भी करके आप कर सकते हो इसको। ठीक है, करेंगे आप अपने आप। ठीक, ओके। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट डालता हूँ, एक चक्कर, और वो ये, सपोज ये 10 होता, ठीक है, सपोज ये 10 सेंटीमीटर होता है, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप, तो आप अपने आप समझ जाओ कि अब ये पॉइंट जो है ना, जो 8 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से, अब तो ये अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए वो स्फीयर के अंदर है, तो फिर फील्ड कितना होता है, तो फिर दो रास्ते, तो दो बातें बनती हैं कि यदि ये फिर स्फीयर, यदि ये स्फीयर कंडक्टर है, तब तो आप डायरेक्ट बोलोगे 0, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, कंडक्टर के इनसाइड में फील्ड 0 होगा। और यदि ये नॉन कंडक्टर होता तो फिर आपको इस फॉर्मूले के थ्रू जाना पड़ता।
नॉन कंडक्टर के इनसाइड का फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। इसमें स्मॉल आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और कैपिटल आर का वैल्यू 10 वगैरह पुट करके मैंने आपको रास्ता बताया, तो इसके अंदर ये भी हो सकता है। मतलब आप जो है ना रेडियस का वैल्यू इसमें गिवन है क्वेश्चन में, आपका वो जो बुक वाला क्वेश्चन है इसमें रेडियस का वैल्यू गिवन है 5। ये इस बात को डिसीजन लेने के काम आ रहा है कि ये दोनों पॉइंट जो पॉइंट हैं वो बाहर है या अंदर है। तो दोनों पॉइंट आपको कहाँ मिले, दोनों पॉइंट बाहर मिले आपको, तो ठीक है, इसलिए आप ये काम किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। एक तो चार्ज प्लेट है, देखो बच्चों ये प्लेट है, आपको ये नहीं सोचना ये तो वायर जैसा दिख रहा है, ये तो लाइन मार दी एक। बार बार वो रिपीट कर रहा हूँ कि एक सरफेस है, वो किनारे पर साइड में से देखने पर आपको केवल उसके किनार दिखाई दे रही है, एज दिखाई दे रही है, ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ऐसे करके ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है सरफेस, ठीक है ना, सरफेस हॉरिजॉन्टल है। और उसके ठीक ऊपर, सरफेस से ऊपर ये m मास का एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज है q, ठीक है। तो मास की वजह से इस पे डाउनवर्ड्स फोर्स लगेगा, ये किधर जा रहा है, एरो किधर जा रहा है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पार्टिकल गिर नहीं रहा नीचे, इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई न कोई एक फोर्स होना जरूरी है जो इस mg को बैलेंस करे। कौन है ये, इस शीट की वजह से इस चार्ज पर जो रिपल्सिव फोर्स है वो है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F = Q ही, ठीक है ना। Q किसका, जिस पे फोर्स लग रहा है, किस पे फोर्स लग रहा है, ये Q। और E कौन है, किसी दूसरे ने पैदा किया, किसने पैदा किया, ये E, इस सरफेस ने। कितना, σ/2ε, ठीक है। चार्ज इसका और फील्ड इसका, तो शीट का, प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2ε। यहाँ पे आ जाए कैलकुलेशन के लिए, ये दोनों फोर्स हैं इस बॉडी पे, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, इक्वल है, तभी तो ये गिर नहीं रहा। तो Q σ/2ε = mg। इससे आप आगे बढ़ जाओ, अपने आप कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, और इसमें जो डायग्राम है वो चैलेंजिंग है, ठीक है। चैलेंज क्या है, डायग्राम में कुछ 3D का मामला है, 3D के अंदर बात करनी है, और दूसरा ये कि पूरा पैराग्राफ आपको गिवन है और उसको पैराग्राफ को डायग्राम में कन्वर्ट करना है, आपको इमेजिन करना है, बड़ा मुश्किल है। देखो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करके बताता हूँ। देयर आर 3 एक्सिस, x, y एंड z। x किधर है, z एक्सिस, y एक्सिस, तो x एक्सिस किधर होगा, ये x एक्सिस है, ठीक है। देखो लाइन है, ये मार्कर है, लेकिन ये आपकी तरफ आ रहा है, ये यूं आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन कौन होता है, ये जिसके ऊपर मैं ये अपनी हथेली फिरा रहा हूँ वो एक्स वाई प्लेन है। जिस प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाई करते हैं, दोनों एक्स वाई एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, उस प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, सॉरी। तो दिस प्लेन जिसके ऊपर मैं हथेली फिरा रहा हूँ ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, जिससे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर निकल के जा रहा है। इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में वो चार्ज सरफेस है, ठीक है। तो मैं चार्ज सरफेस बना रहा हूँ, और अगेन चार्ज सरफेस को मैं बना रहा हूँ, वो कैसी है वो आपको साइड में से, ये चार्ज सरफेस बना रहा हूँ, आपको चार्ज सरफेस साइड में से देखने पर लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन है ये सरफेस, इस बात को समझो, ठीक है। दिस
रेड कलर्ड सरफेस इज अ सरफेस, इट इज़ अ प्लेन, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर अवे, ठीक है ना। इस प्लेन की वजह से, इस प्लेन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अवे होगा, ठीक। आपको एक ऑब्जेक्ट और दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो कौन है, इट इज ए सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग दे रखा है। देखो रिंग तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास ये डब्बा है, इसको आप रिंग मान लो, ठीक है। इसकी ये जो किनारी किनारी है इसको आप रिंग मान लो, ठीक है। केवल ये सर्कुलर रिंग है और ये कौन निकल के आया, ये जो पेन है, ये जो पेन है क्या है, इस रिंग का एक्सिस है, ठीक है। और ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये रिंग इस तरीके से रखी हुई है बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं क्वेश्चन फिर देख रहा हूँ, तुम भी देखो, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द रिंग मेक्स एन एंगल, ऑन की जगह एन कर लेना, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद जेड एक्सिस। ये पेन कौन है, इस रिंग का एक्सिस है, ये रिंग है, ये रिंग है, और पेन कौन है, इस रिंग का एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, कितनी सारी चीज़ें हैं, ये टूटी हुई भी है रिंग, और ये मेरे पकड़ में नहीं आ रही, अब आ गई। ये जो एक्सिस है, रिंग का जो एक्सिस है, स्लिपरी भी है, और आजा पकड़ में, ओके। ये जो एक्सिस है रिंग का, ये इस जेड एक्सिस से, ये जो एंगल कौन सा वाला, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसको मार्क कर देते बोल लो। तो इस रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन जा रहा है वो किसका होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये पेन कौन है, एक्सिस, और इस एक्सिस की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जेड एक्सिस और एक्स, इस रिंग के एक्सिस के बीच में एंगल कितना गिवन है क्वेश्चन में, 60 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। सीधी सी बात यह है, फॉर्मूले पे आ जाओ, ई ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू इनडायरेक्टली आपको 60 डिग्री गिवन है। एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ई का फॉर्मूला बताइए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बीच में याद आई, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में ये तो दे ही नहीं रखा कि ये जो शीट है कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना कि जब आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि सरफेस, प्लेन सरफेस कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर, तो आप क्या अंडरस्टूड करोगे, नॉन कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के लिए तो स्पेशली बोलेगा तो ही अज्यूम करना है। तो नॉन कंडक्टर का फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और ये बात है, और एरिया किसका, जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है उसका एरिया होता है, ठीक है ना। तो रिंग में से फ्लक्स पास हो रहा है, वो रिंग में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो पता करना है आपको। रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है आपको गिवन है 0.1 मीटर, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, और इसका इस एक और बात की वजह से इंटरेस्ट इसमें अपना होना चाहिए कि ये काफ़ी कुछ
रिसर्च और डिस्कवरी पर्पस से ये जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कुछ रिसर्चर्स के काम में मशीन्स आती हैं जिसमें ये सिचुएशंस अराइज होती है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को आपने एक प्लेट की तरफ थ्रो किया। ये रेड वाली क्या दिखाई दे रही है आपको, प्लेट है ये, ठीक है ना। साइड में से देख रहे हैं इसलिए आपको ये लाइन सी दिखाई दे रही है, प्लेट है ये। तो एक चार्ज पार्टिकल को आपने प्लेट की तरफ थ्रो किया, पॉइंट ए से थ्रो किया था आपने। पॉइंट ए कहाँ पर है, प्लेट से 5 mm डिस्टेंस पर है, ठीक है। पॉइंट ए से थ्रो किया और ये जब जाएगा, जब इसके करीब जाएगा तो इसके रिपल्शन की वजह से ये रिटार्डेशन होता 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 पॉइंट बी तक आते 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 ये रुक जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन फेल्स टू स्ट्राइक द प्लेट। इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ये इस पे चार्ज नेगेटिव है एंड ये क्यू का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडरस्टूड है कि इस पर चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि इसको रिपेल करके इसको रोक देना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो मैंने देखा नहीं था कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से थ्रो किया तो इसके रिपल्शन की वजह से ये चलते 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 इसका ब्रेक लगेंगे और रिटार्डेशन होते 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 इसका वेलोसिटी यहाँ से आते आते 0 हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। इस जगह पर इसको क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई कहाँ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई और अल्टीमेटली वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिसकी अभी इतना एडवांस में ज़रूरत नहीं है अपने को, पर इतना ज़रूर है कि क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। और उसके बाद वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स की डायरेक्शन रिपल्सिव है उधर, तो वहाँ cos 180 लिख दो तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, उसका वैल्यू -1 होगा और यहाँ पर एक माइनस अराइज हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। वो अपन लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। एफ का फॉर्मूला क्या, डी का वैल्यू तो गिवन है आपको 5 मिलीमीटर। एफ का फॉर्मूला क्या, क्यू ई, क्यू कौन, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻, इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज पार्टिकल जिस पे फोर्स लग रहा है, ये कौन बंदा कौन है, इलेक्ट्रॉन है इसका। और ई का वैल्यू कितना, एक ये बॉडी कौन है, एक कंडक्टर प्लेट है, ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखने की जरूरत क्यों है आपको कि ये प्लेट कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये बात। तो ऐसा करके और फॉर्मूले में फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला और फिर फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला। आप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू गिवन है हाउ मच इज 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, क्या होता है, ये आपका नॉलेज है, आपका जनरल नॉलेज है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। एक चांस की बात है कि यह जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जैसा है, ठीक है। ओके, तो ये सारा डेटा आपके पास है, आप वैल्यू पुट करो और अपने आप करोगे।